हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 8 कोशिका को। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका फर्स्ट है निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। तो राइट आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर हमारा सेकेंड है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वाइडेन व स्वान ने। ओके, फिर हमारा थर्ड है सबसे लंबी कोशिका होती है। तो राइट आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका, फर्स्ट वाला। फिर हमारा नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो राइट आंसर रहेगा शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर हमारा नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका फर्स्ट है प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है। तो राइट आंसर रहेगा राइबोसोम। राइट आंसर रहेगा राइबोसोम। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति ग्रह को कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक रिक्त स्थान होती है। तो राइट आंसर रहेगा कोशिका। राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सेल। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है गुणसूत्र में प्राथमिक संकुचन पर रिक्त स्थान मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा सेंट्रोमियर। क्या मिलेगा? सेंट्रोमियर। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं सही जोड़ियां मिलाकर कीजिए। तो राइट आंसर फर्स्ट है राजधानी झिल्ली। तो इसका राइट आंसर रहेगा टोनोप्लास्ट। राइट आंसर रहेगा टोनोप्लास्ट। फिर सेकेंड है राइबोसोम। तो राइबोसोम का रहेगा 70S। फिर हमारा थर्ड है कोशिका भित्ति। तो राइट आंसर रहेगा पादप कोशिका, इसके सामने वाला। फिर है जल अपघटनीय विकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाइसोसोम। फिर हमारा नेक्स्ट है काइनेटोकोर। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुणसूत्र। फिर हमारा नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए इसका फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है PPLO का पूरा नाम। तो राइट आंसर रहेगा प्लूयरो निमोनिया समजीव। ओके, तो पूरा रहेगा प्लयूरो नमोनिया समजीव। फिर हमारा नेक्स्ट है कई राइबोसोम के मिलने से बनने वाली रचना क्या कहलाती है। तो राइट आंसर रहेगा बहु राइबोसोम। ओके, बहु राइबोसोम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित अमीबा में संकुचनशील राजधानी का कार्य लिखिए। तो राइट आंसर रहेगा उत्सर्जन। क्या रहेगा राइट आंसर? उत्सर्जन। फिर हमारा नेक्स्ट है हरित लवक किन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा पादप कोशिकाओं में। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंकीय। इसका फर्स्ट रहेगा कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोशिका की परिभाषा सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कोशिका से ही मानव शरीर निर्मित है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं है। यानी कि जो मानव शरीर है वो उसकी रचना कोशिका से हुई है। फिर जो भी क्रिया होती है वो कोशिका द्वारा होती है, इसलिए इसे कोशिका की इकाई भी कहा गया है। फिर ये क्या करती है, अगर कोई कोशिका नष्ट हो जाती है तो पुनः क्या कर देती है? प्रजनन कर लेती है। फिर है यह मानव मतलब पूरा जो मानव शरीर है वो कोशिका से ही निर्मित है और कोशिका के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोशिका सिद्धांत की 2 विशेषताएं। पहला है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। यानी कि जो कोशिका है, सबसे पहले जो कोशिका बनी उसी से वो क्या करेगी? उसी से दूसरी कोशिका का निर्माण करेगी। फिर हमारा सेकेंड है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। कोई भी जीव है तो वो क्या करेगा? कोशिका से बना है या कोशिका के द्वारा जो उत्पाद किया गया है उसके द्वारा बना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई 2 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक में अंतर। तो इधर है ग्राम धनात्मक, इधर है ग्राम ऋणात्मक। इसे ग्राम पॉजिटिव भी बोलते हैं और इसे नेगेटिव भी कहा जाता है। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है
इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है तो ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति पतली होती है। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा कम होती है, इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इनमें से आपको 2 पॉइंट जो भी अच्छे लगे उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति के कोई 2 कार्य लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोशिका भित्ति के 2 प्रमुख कार्य। इसका फर्स्ट है यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका की दीवार, ओके। तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी दीवार है तो वो कोशिका आगे कोई वृद्धि नहीं कर पाएगी और उसकी आकृति को प्रदान करेगा कोशिका भित्ति, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है यह कोशिका को नाजुक भीतरी भागों की सुरक्षा करती है, यानी कि कोशिका के अंदर अगर कोई भी नाजुक अंग है तो उसी को क्या करेगी, वह सुरक्षा प्रदान करेगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सक्रिय परिवहन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सक्रिय परिवहन इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यानी कि सक्रिय परिवहन उसमें कि जिसमें ऊर्जा पर आधारित कोई भी क्रिया हो रही है तो वह ऊर्जा पर आधारित होनी चाहिए, उसमें क्या होगा, एटीपी का उपयोग किया जाएगा, तब वह जो प्रक्रिया है या परिवहन है वो सक्रिय कहलाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ER के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के 2 प्रमुख कार्य। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा ER के 2 कार्य। इसका आंसर आप देख सकते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के लिए अंतःकोशिकीय कंकाल का कार्य करती है। फिर इसका सेकेंड है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करती है। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। इसका फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। फर्स्ट है कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेरिक अम्ल व पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेल्यूलोज का अभाव होता है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। फिर हम यूकैरियोटिक में देखें तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कवकों में काइटिन या क्वर्क सेल्यूलोज की बनी होती हैं। फिर हम सेकेंड देखें तो इसकी का कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से मिसोसोम बनते हैं जो माइक्रोकांडिया के समतुल्य होते हैं। फिर हम यूकैरियोटिक में देखें तो यूकैरियोटिक में हमारा है मिसोसोम नहीं पाए जाते हैं। फिर इसी का थर्ड देखें तो झिल्लियों से घिरे कोशिकांग जैसे माइक्रोकांडिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाई आदि का अभाव होता है। इधर हम यूकैरियोटिक में देखें तो ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर हम प्रोकैरियोटिक में देखें तो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिक का अभाव होता है। सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिक युक्त सत्य केंद्रक पाया जाता है। फिर हम फिफ्थ देखें तो केवल 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इधर 80 प्रकार के, परंतु माइक्रोकांडिया एवं क्लोरोप्लास्ट में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर सिक्स्थ है डीएनए वलयाकार व हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। डीएनए रेखित कुंडली एवं हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो इसमें से आपको जो भी पॉइंट 3 अच्छे लगे उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है और इसे नामांकित भी किया गया है। यहाँ पर आपको कैप्सूल बताया गया है, ये बाहर की है, इसे कोशिका भित्ति बताई गई है। जो अंदर है इसे कोशिका कला बताया गया है। ये अंदर छोटे छोटे कण जैसे दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें कोशिका द्रव्य बताया गया है। इसमें प्लाज्मिड, कशाभिका, डीएनए, रोम और राइबोसोम सभी पाए गए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर ये पादप कोशिका बताई गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, फिर मैं आपको इसे समझा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये केंद्रिका है, इसके ये बीच में केंद्रक है। फिर यहाँ पर ये खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये छोटे छोटे बिंदु है, ये लयनकाई है यानी कि लाइसोसोम है। फिर यहाँ पर ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। फिर यहाँ पर ये जीव द्रव्य तंतु है। यहाँ पर सूक्ष्म नलिका यानी एकदम पतली पतली नलिकाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक्टिन तंतु है, ये भी ऐसे ही दिखाई देते हैं। मध्यवर्ती तंतु भी है यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ पर देखें तो हरित लवक उपस्थित है। कोशिका द्रव्य यानी छोटे छोटे जीवाणु उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पर परऑक्सीसोम है, राइबोसोम भी है, सूत्रकणिका भी है, कोशिका भित्ति भी है
कोशिका भित्ति ये बाहर की, ओके, तो जो इसकी रक्षा करती हैं। तो आप यहाँ से इस पूरे डायग्राम को डिनोट कर लीजिए, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। जंतु कोशिका का आप नामांकित चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर इन सभी के कोशिकांकों को दर्शाया गया है। ये सूक्ष्मकार है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, केंद्रक का आवरण है, केंद्रिका है जो केंद्रक में उपस्थित है, केंद्रक भी है, गोल्जी उपकरण भी है। यहाँ पर जो इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पर तारककाई, जीवद्रव्य झिल्ली, परऑक्सीसोम, लयनकाय, राइबोसोम, सूत्रकर्णिका, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका द्रव्य सभी उपस्थित हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी कॉपी में डिनोट कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। फर्स्ट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर सेकेंड है कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, इधर छोटे आकार की रिक्तिका पाई जाती है। कवक को छोड़कर प्रायः सभी कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, लवक नहीं पाए जाते हैं। शैवाल एवं कवकों के अतिरिक्त अन्य सभी कोशिकाओं में तारककाई पाए जाते हैं। तारककाई यानी कि सेंट्रोसोम, ओके, इधर है तारककाई, सेंट्रोसोम पाया जाता है। फिर है लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं। फिर इसमें से आपको जो भी 3 अच्छे लगे उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, क्या आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। माइक्रोकांडिया कायर की दृष्टि से ऊर्जा के ट्रांसड्यूसर का कार्य करते हैं। जो माइक्रोकांडिया होता है उसमें बहुत सी ऊर्जा होती है तो इधर उधर पहुंचाता है। फिर है अर्थात ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो भी भोजन है, खनिज पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ है, उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, उसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। इसलिए माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या विद्युत ग्रह या शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण सूत्र क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है गुण सूत्र यानी कि क्रोमोसोम। कोशिका के केंद्र में कुछ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो कोशिका विभाजन के समय कुछ छोटे बेलनाकार हो जाते हैं। जो कोशिका का केंद्रक है, मेन बिंदु, ओके, केंद्रक, जिसमें क्या होती है ऐसी धागे जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। और वे क्या करती है, कोशिका का विभाजन करके बेलनाकार, छोटे मोटे बेलनाकार हो जाती हैं, जिसे वे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तब उन्हीं संरचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के प्रकार हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और फिबोसेंट्रिक। यहाँ पर हमें 3 अंक का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने इन गुणसूत्रों का वर्णन नहीं किया है। अगर 5 अंक का होता है तो इन सभी गुणसूत्र का हम वर्णन करते। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।